हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं और मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जो पहला वाला वीडियो था जिसमें हम लोग बाकी समझा रहे थे तो पूरा कंप्लीट हो गया था, बट पता नहीं कहाँ चला गया। तो थोड़ा पार्ट बस बचा था, उसको हमने डाल दिया। बाकी जो ये पार्ट है मतलब उसका नेक्स्ट पार्ट मुझे अलग से लेके आना पड़ा। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में, यानी जो छोटका सा वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात कर लिया था कि दो तरीके के ग्लैंड हम लोगों ने देखे थे, एक पैरायूरेथ्रल और दूसरा बार्थोलिन। होते टोटल कितने हैं? 3 ग्लैंड। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, पहले कहाँ होता है? तो ये सर ये यूरेथ्रा जो होता है उसके लोअर रीजन में, ठीक है ना। जैसे ये वेस्टिब्यूल है और वेस्टिब्यूल में ये वाला पोर्शन क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। तो इसके लोअर पोर्शन में लोकेटेड होता है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। इसको एक और नाम दिया गया है स्किन्स ग्लैंड, ठीक है। इसको स्किन्स ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा तो ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के नीचे यानी लोअर रीजन में प्रेजेंट होता है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है जी, बिल्कुल। और उसके बाद इसका काम क्या है? तो एक्चुअल में लुब्रिकेट करता है, नॉट लुब्रिकेट, एक्चुअल में वेजिना की बात नहीं होगी यहाँ पे, यूरेथ्रा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये यूरेथ्रा को क्या करता है? लुब्रिकेट करने का काम करता है। ओके, जबकि बार्थोलिन ग्लैंड, इसके बारे में बात कर ली थी हम लोगों ने कि यहाँ पे देखिएगा ये वेजिना है, तो वेजिना के साइड में 2 पेयर मौजूद होते हैं। 2 पेयर मौजूद होते हैं, किसके मौजूद होते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड के। और ये बार्थोलिन ग्लैंड एक्चुअल में कहाँ होता है? तो लेबिया मेजोरा में स्थित होता है। किसमें? लेबिया मेजोरा में। और लेबिया मेजोरा से मतलब ये जो बार्थोलिन ग्लैंड जो मौजूद होता है, यहाँ से एक डक्ट निकलती है, एक पाइप निकलती है, जो जाके कहाँ पे ओपन होती है? तो ये ओपन होती है एक्चुअल में वेजिना में, ठीक है ना। तो लोकेटेड अराउंड वेजिना इन पेयर, यानी पेयर में ये वेजिना में लोकेटेड होता है। इसमें इंक जो है नहीं है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये वेजिना को क्या करता है? लुब्रिकेट करता है। और लुब्रिकेशन का अर्थ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। और ये एक्चुअल में पीएच वैल्यू को भी क्या कर रहा होता है? इसके साथ साथ मेंटेन कर रहा होता है। तो ये बातें इन दोनों के बारे में थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड की, जिसका नाम है मैमरी ग्लैंड। तो चलिए मैमरी ग्लैंड देखते हैं। मैमरी ग्लैंड, ठीक है। इसको एक और नाम दिया जाता है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये इसमें इंक हो गया। ओके, तो मैमरी ग्लैंड देखिए, ये कैसा ग्लैंड है, पहले कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इसको मैंने पहले ही बताया था, एक्चुअल में कहाँ पे होता है? थोरैसिक रीजन में होता है। थोरैसिक रीजन में ये थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ ये एक्चुअल में मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ओके, इसके साथ साथ मैंने और भी बातें की थी इसके बारे में कि ये भी किस में होता है? पेयर में होता है। जैसे बार्थोलिन ग्लैंड पेयर में होता है, वैसे मैमरी ग्लैंड भी क्या होता है? पेयर में होता है, ठीक है। इसकी लोकेशन याद रखेंगे, थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम मैमरी ग्लैंड की बात करें तो मैमरी ग्लैंड जो है ये स्ट्रक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक है, सॉरी नॉट स्ट्रक्चर, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर, जो भी बोल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मैमल्स, ठीक है। मैमल्स मेनली मैमल्स की ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मैमल्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी बोलते हैं। अब मेनली इनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनके अंदर लैक्टेशन की प्रॉपर्टी मौजूद है। दैट मीन्स ये एक्चुअल में क्या करते हैं? ये एक्चुअल में सिंपल ये प्रोसेस करवा सकते हैं। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, ठीक है ना। तो दूध पिलाने के लिए मेनली जो मैमल्स के पास जो ग्लैंड मौजूद होता है, यानी जो दूध का सीक्रेशन करता है, ठीक है ना, मिल्क का सीक्रेशन करता है, वो क्या है? मैमरी ग्लैंड है, ठीक है ना। ये बात याद रखेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसको भूलिएगा मत। एक बार मैं पुनः इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, किसकी? मैमल्स की। ओके, अब इतनी बातें हो गई। अब हम मैमरी ग्लैंड के बारे में समझते हैं। ये तो बेसिक जानकारियाँ थी। अब अगर हम मैमरी ग्लैंड को डिवाइड करें तो 3 पार्ट में ये डिवाइड होगा।
सबसे लास्ट में यानी सबसे किनारे वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस पार्ट। क्या बोलते हैं? फाइब्रस पार्ट। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो बोल सकते हैं आप लोग। फाइब्रस पार्ट। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है ग्लैंडुलर पार्ट, ग्लैंडुलर पार्ट, ठीक है। और तीसरे नंबर का जो पार्ट होता है, दैट मीन्स मेमोरी ग्लैंड का तीसरे नंबर का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है एडिपोज, एडिपोज पार्ट। मतलब मेमोरी ग्लैंड को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3, फाइब्रस, ग्लैंडुलर एंड एडिपोज। अब फाइब्रस पार्ट क्या होता है? तो फाइब्रस पार्ट जो इस पूरे स्ट्रक्चर को कनेक्ट करके रखता है, किससे? क्योंकि ये थोरेसिक रीजन में है। थोरेसिक रीजन में क्या है आप जानते हैं? रिब है ना। मेनली अगर आप ध्यान से देखें तो लंग्स है यहाँ पे, थोरेसिक रीजन में लंग्स है, यहीं पे हार्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? लंग्स और हार्ट कहाँ है? तो रिब केज के पीछे है। जैसे ये क्या है? पसलियाँ हैं, तो इस पसलियों के अंदर उनको क्या कर दिया गया है? रखा गया है, ठीक है ना। वो लोकेटेड है इसके अंदर। और ये जो है यानी मेमोरी ग्लैंड, ये कहाँ है? तो ये एक्चुअल में रिब केज के बाहर है, ठीक है ना। तो यानी एक्चुअल में क्या है? ये रिब केज से कनेक्टेड है। तो जो पोर्शन कनेक्टेड होता है रिब केज से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइब्रस पार्ट बोलते हैं। अच्छा, जिस पोर्शन में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड ग्लैंडुलर पार्ट। और उस पूरे पार्ट का जो ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है ना, यानी इस पार्ट में क्या होगा? मिल्क का प्रोडक्शन होगा। और इसके ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिपोज पार्ट। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको डायरेक्टली ना बता के ऐसे जानबूझ के बता रहा हूँ कि 3 पार्ट आप पहले फील करो। मेनली एक पार्ट जो होगा, सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक गोला ऐसे बना दे रहा हूँ, तो एक पार्ट जो होगा जो इसको क्या करके रखेगा? कनेक्ट करके रखेगा। किससे? रिब्स से, ठीक है ना। रिब्स से कनेक्ट करके रखेगा। फिर अंदर आएंगे तो अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है ना, मिल्क प्रोडक्शन। और इसके चारों ओर का जो पार्ट होगा, एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? एडिपोज पार्ट, ठीक है ना। एडिपोज पार्ट मेनली किसका बना होता है? फैट का, ओके, फैट का बना होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और मेमोरी ग्लैंड के फिगर को यानी चित्र को देखते हैं और उसके अनुसार समझते हैं कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको पहले नोट करिए। चलिए तो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो मेनली हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या मिलेंगे हमको? रिब्स मिलेंगे। टोटल कितने रिब्स होते हैं? 12 रिब्स होते हैं, है ना। तो मैंने ऐसे रिब्स बना लिए, दैट इज रिब्स। तो ये रिब्स है। अब देखिएगा, ये रिब्स आपस में मसल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे रिब्स आपस में, ठीक। तो पहले कनेक्शन दिखा लेते हैं इन रिब्स का। रिब्स जो कनेक्टेड होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटर वेस्ट्रल मसल, ठीक है, इंटर वेस्ट्रल मसल। तो पहले रिब बनाया, रिब कनेक्ट कर दिया किससे? मसल्स से। उनको क्या मैंने नाम दिया? इंटर वेस्ट्रल मसल, ठीक है ना। ये थोड़ा डॉट 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 थोड़ा सा फीलिंग नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो फीलिंग के लिए डायरेक्ट ये वाली लाइन डालते हैं कि कनेक्टेड है ना, ठीक। अब मेनली ये पूरा पोर्शन कनेक्टेड, मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से ही पूरा कनेक्शन स्टार्ट होता है, मतलब मेमोरी ग्लैंड यहीं से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ऐसे, ओके। ठीक, अब ध्यान देंगे तो ये पूरा का पूरा रिब्स हो गया, ये पूरा मैंने पोर्शन बना दिया। अब इस पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो मेनली यहाँ पे आपको एक मेजर मसल्स मिलेगी। मेजर मसल मतलब यहाँ पे भी एक मसल होगी जिसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होगी। इसको हम नाम देते हैं पेक्टोलैरिस मेजर मसल, पेक्टोलैरिस मेजर मसल, ठीक है, मेजर मसल, ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके आगे आप अंदर जाओगे मेनली, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोब नजर आएंगे, ठीक है ना। कम से कम कितने लोब होंगे? 15 से 20 ऐसे। जैसे आप जानते हो ना, लोब की मैं बात करूं तो आप लोगों ने इसके पहले कहाँ पे देखा था? टेस्टिस के अंदर भी ऐसे ही लॉब्स देखे थे, है ना, ट्यूब बोला गया था ना। तो लगभग 200 से 250 लोब्स होते थे। वैसे ही यहाँ पे जब आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग 15 से 20 क्या मिलेंगे? लोब्स मिलेंगे।
15 से 20, और ये 15 से 20 जो लोब्स हैं इनको हम बोलते हैं मेमोरी लोब्स। क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब्स। अब इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होंगी? तो इन मेमोरी लोब्स के अंदर बहुत सारी मात्रा में क्या होंगी? एल्वली प्रेजेंट होंगी। हाँ, बहुत सारी क्या होंगी? एल्वली प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जैसे आप एल्वली का नाम पहले भी सुन चुके होंगे, है ना? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी एल्वली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्या है? एल्वली है। ठीक है, एल्वली। अब ये एल्वली से क्या निकलेगी? देखिए, मेनली एल्वली में ही मिल्क का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, और यहीं से सीक्रेशन होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एल्वली में ही बनेगा। जैसे आप जानते हैं कि लंग्स के अंदर मेन काम एल्वली करता है, वहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचते हैं, मतलब एक्सचेंजेशन वहीं पे होता है ना? हम कहते हैं कि हवा जो गई, यानी हमने जो सांस लिया वो कहाँ गया? लंग्स में गया। लंग्स में नहीं, एक्चुअल में जाता है। कहाँ जाता है? एल्वली के पास। तो एक्चुअल में यहाँ भी ये एल्वली ही मेन काम करेगी। मिल्क का प्रोडक्शन और सीक्रेशन यहीं से होगा। ठीक है ना? अभी इसकी बात हम आगे करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कि यहाँ पे अंदर क्या मिली? एल्वली। और इन एल्वली से क्या निकलेंगी? पाइप निकलेंगी, सीधी बात है। वहाँ भी निकली थी ब्रोंकियोलिस, बहुत सारे निकले थे ना। ठीक है, तो फिलहाल में आप ये देखिए, अरे वहाँ पे ब्रोंकियोलिस था, ब्रॉन्चेस, प्राइमरी ब्रोंकियोलिस, सेकेंडरी ब्रोंकियोलिस, टर्सरी ब्रोंकियोलिस, कई सारे तो बताए गए थे। तो यहाँ से बहुत सारी क्या निकलेंगी? पाइप। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी पाइप निकलेंगी। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट, या एल्वली डक्ट बोलो या मेमोरी डक्ट बोलो। नहीं, इनको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स। इनको ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारी ट्यूब्यूल्स निकलेंगे। ओके, हर एल्वली से क्या निकलेगी? ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स निकलेंगी। ये ट्यूब्यूल्स आएंगी और एक पाइप से कनेक्टेड होंगी, हाँ या ना? यानी इस पूरे एल्वली का जो पाइप है, देखिए इस पूरे पाइप, मतलब जो एल्वली से निकली हुई पाइप है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल। और ये सभी पाइपें जाके एक पाइप से कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? यानी हर मेमोरी लोब से एक पाइप निकलेगी। उस पाइप को हम क्या नाम देंगे? उसको हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। क्या बोलेंगे? मेमोरी डक्ट। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्या बोलेंगे? मेमोरी डक्ट। अच्छा, फिर अब देखिए, हर लोब से एक एक पाइप आएगी, यस और नो? और ये सभी पाइपें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। देखिए, ऐसे कनेक्ट होंगी कि नहीं होंगे? ऐसे कनेक्ट होंगी, और कनेक्ट होने के साथ आगे बढ़ रही होंगी, है ना? मेनली सभी पाइपें एक जगह पे क्या होने जा रही हैं? कनेक्ट होने जा रही हैं। अब ये कनेक्ट होंगी, कनेक्ट होके एक पाइप बनाएंगे और एक पाइप आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो पहले मैं एक एक करके कनेक्ट कर देता हूं। ये पाइपें आ गई, कनेक्ट हो गई। ठीक है, थोड़ा सा और सही से बनाते हैं, एक सेकेंड रुकिए। बिल्ली बहुत ज़्यादा इधर चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक सेकेंड और रुक जाएंगे। अरे भाई, कनेक्ट हो जाओ यार। हाँ, ठीक, ऐसे आके सब के सब क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। मिलनी, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब अगर ये कनेक्ट हो गए, तो कनेक्ट होने के बाद ये पूरा का पूरा पोर्शन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो देखिएगा, एक थोड़ा सा मोटा पोर्शन आएगा। ठीक है ना? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो कनेक्ट होती हैं, ये जो पाइपें कनेक्ट होती हैं, ठीक है ना? तो ये जहाँ पे कनेक्ट होती है, यानी जो कनेक्शन वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलेंगे? एम्प्यूला, यानी मेमोरी एम्प्यूला। इसको क्या बोलेगा? मेमोरी एम्पुला। ऐसे डायरेक्ट मैंने कनेक्ट कर दिया, ऐसे पाइप बनाए और यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मेमोरी एम्पुला, सभी जगह के पाइप पे आके एम्पुला में कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे एम्पुला जो होगा आगे जाके पतला होगा, और मतलब इसके अंदर बहुत सारी पाइपें हैं, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे जो बनेगा एक्चुअल में, ध्यान देंगे, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलेंगे? लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, और लैक्टिफेरस डक्ट आता है और आके ये कनेक्ट हो जाता है मेनली यहाँ पे। हल्का सा आउटग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं निपल। ठीक है, ये लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ पे लेके आता है मिल्क को? निपल के पास। ठीक है ना? तो यानी निपल, और यही निपल क्या है? यहाँ से ओपनिंग है। ठीक है ना? यानी यहीं से इजेक्शन होगा, किसका? इजेक्शन होगा मिल्क का। ठीक है, और इस निपल के अराउंड जो होता है एक डार्क एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एरियोला। एरियोला, उसको क्या बोलते हैं? एरियोला।
ठीक है, पहले इस बात को समझ लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम ये देखते हैं कि मेनली बहुत सारे क्या मिलेंगे हमको, मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स के अंदर क्या मिलेंगी, एल्वली। एल्वली जो होंगी पाइप निकलेंगी, उनसे क्या, उनको क्या बोलते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स जाके जहाँ पे आके मिलेंगे उनको, मतलब वो सभी एक लोब की जितनी पाइपें एक जगह कनेक्ट हो जाएंगी, मेमोरी डक्ट बन जाएगा। ये सभी आके कहाँ पे मिलती हैं, एम्पुला में। एम्पुला से फिर पाइपें निकलती है और ये जाके किससे कनेक्ट हो जाती है, निपल से, और निपल तक जो पाइप जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है ना, यहाँ से लेक्टिफेरस डक्ट जाएगा और लेक्टिफेरस डक्ट फिर किस में ओपन होगा, निपल में, और निपल के अराउंड वाले पोर्शन को, यानी जो डार्क रीजन होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एरियोला। ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, मेमोरी ग्लैंड। क्लियर है। अब देखिए इसमें ये जो पोर्शन आपने देखा, दैट पोर्शन इज कॉल्ड, ये जो पूरा पोर्शन आप देख पा रहे हो, दैट पोर्शन इज फाइब्रस पार्ट। यही क्या है, फाइब्रस, देख रहे हैं ना, है ना, रेशे के समान पूरा पोर्शन दिख रहा है, तो फाइब्रस पार्ट है ये मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ये जो पूरा पोर्शन आपने देखा ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ग्लैंडुलर पार्ट है। ठीक है, ग्लैंडुलर पार्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका कौन सा पोर्शन है, एडिपोज पोर्शन है। ठीक है, क्लियर, ध्यान देंगे। तो ये है एडिपोज पार्ट, एडिपोज पार्ट। क्लियर, 3 पार्ट मैंने बताए मेमोरी ग्लैंड के, और देखिए इस तरीके से मेमोरी ग्लैंड का आप क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, बातें समझ में आ गई। पहले इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर अगेन मैं इसी स्ट्रक्चर को एक बार और बनाऊंगा। पहले इसको नोट करिए। चलिए, अब मेनली हम एक बार अगेन बनाते हैं और फास्ट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिब्स आएंगे, रिब्स के बीच में मसल आएंगे। ठीक है, ये है रिब्स, ठीक है ना, और इनके बीच में मसल जो है इनको बोलते हैं इंटरवेस्टल मसल। ठीक है ना, वेस्टल मसल। ठीक है, बिल्कुल। ये कॉस्टल कहाँ से आ गया, चलिए ठीक है, रिब्स, रिब्स के बाद इंटरवेस्टल मसल। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब इसके आगे जस्ट एक पोर्शन मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं, पेक्टो, पेक्टो रेलिस मेजर मसल्स, मेजर मसल्स। ठीक है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। उसके जस्ट आगे फिर क्या मिलेगा, बहुत सारी एल्वली मिलेंगी, मतलब सॉरी लोब्स मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे क्या मिलेंगे, लोब्स। और इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी एल्वली प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ऐसे, और इन एल्वली से क्या निकलेगा, पाइप निकलेगा। ठीक है, इन सभी एल्वली से क्या निकलेगा, पाइप निकलेगा। ठीक, तो पहले इनका नाम लिख लेते हैं, इनको हम बोलते हैं मेमोरी लोब्स। ठीक है, इसके अंदर जो है इनको क्या बोलते हैं, मेमोरी। एक को अगर हम बोलेंगे तो मेमोरी एल्वलस बोलेंगे, एल्वलस। ओके, और पूरे को मेमोरी एल्वलाई बोलेंगे। ये हम देख लीजिएगा थोड़ा सा। और इनके अंदर से जो पाइपें निकली, यानी एल्वली से जो पाइप कनेक्टेड है, इस पाइप को हम क्या नाम देते हैं, तो इस पाइप को हम नाम देते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब ये ट्यूब्यूल्स आगे जाते हैं, यानी इधर से, यानी एक लोब से पूरा का पूरा एक जो पाइप आके कनेक्ट होता है, मतलब टोटल ये लोब है। ठीक है, इस लोब से पूरा का पूरा जो एल्वली है सभी पाइपें एक पाइप से कनेक्ट होंगे। सभी एल्वली के जो ये ट्यूब्यूल्स है वो एक पाइप से कनेक्ट होंगे, यानी हर लोब से क्या होगा, केवल एक पाइप आएगी। ठीक है, और ये एक पाइप अपने साथ उन सभी पाइप्स को कनेक्ट करके लेके आएगी। ठीक है, यहाँ पे सभी पाइपें क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। कौन सी पाइपें, मेमोरी ट्यूब्यूल्स कनेक्ट हो जाएगी। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स कनेक्ट किससे होती है, जैसे यहाँ भी कनेक्ट कर लो, यहाँ से एक पाइप निकली। ठीक है, ये पाइप क्या कहलाती है, मेमोरी डक्ट, डक्ट नहीं बोले हैं, डक्ट। ठीक है, डक्ट में कनेक्ट हो गई। फिर ये मेमोरी डक्ट जो है आगे जाएंगी और आगे जाके किससे कनेक्ट हो जाएंगी, डायरेक्ट कनेक्ट करिए, एम्पुला से।
किससे, यानी ये आगे जाके भी मतलब कई सारी 15-20 पाइपें निकलेंगी, 15-20 मेमोरी लोब्स हैं तो 15-20 मेमोरी डक्ट होंगे और ये आके जाके कनेक्ट हो जाएंगे किससे, एम्पुला से। किससे कनेक्ट हो जाएंगे, एम्पुला से, ठीक है ना, एम्पुला। अब एम्पुला से कनेक्ट हो गया, ये एम्पुला से पाइप निकलेगी और यहाँ से ये जो पाइप निकलेगी वो एक्चुअल में क्या होगी, मतलब यहाँ पे मेनली क्या होता है ना, सीक्रेशन होता है। क्या होता है, सीक्रेशन। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो टोटल मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है इधर, ठीक है, टोटल मिल्क का जो प्रोडक्शन हुआ है तो यहाँ से एल्बुली ने बनाया, एल्बुली ने जितना बनाया वो कहाँ भेज दिया, आगे जाके एम्पुला में। और एम्पुला के अंदर टेम्परेरी क्या होता है, रिस्टोर होता है, सॉरी नॉट रिस्टोर, स्टोर होता है, ठीक है ना। तो टेम्परेरी तौर पे या टेम्परेरी क्या होता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से आगे क्या होता है, निप्पल होता है और निप्पल के रास्ते क्या हो जाता है, ये सीक्रेट होता है। और एम्पुला किसके थ्रू निप्पल में मतलब सीक्रेशन करता है, तो मेनली उसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा, लैक्टिफेरस डक्ट होता है, ठीक है। और ये क्या है, निप्पल है। मेनली अगर आप क्या करोगे, इस पूरे को फिगराइज और करोगे तो मेनली आपको ऐसे मिलेगा, है ना। और मेनली आप देख पा रहे होगे कि इसके जस्ट बगल में, मैंने बोला था कि निप्पल के जस्ट बगल में आपको डार्क पोर्शन नजर आएगा, डार्क रीजन नजर आएगा, जिसको हम लोग एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरियोला, ठीक है। और ये तो पूरा का पूरा क्या है, ग्लैंडुलर पार्ट है। इसके चारों ओर क्या मिलेगा आपको, फैट नजर आएगा, ठीक है ना। एक्चुअल में फैट डिसाइड करता है मेमोरी ग्लैंड के साइज को, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान में रखेंगे, ये क्या है, पूरा का पूरा फैट है, ठीक है। दैट पोर्शन इज कॉल्ड, दैट पार्ट इज कॉल्ड एडिपोज पार्ट, ठीक है, एडिपोज पार्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी ग्लैंड बनाना कैसे है, ठीक है, और इसमें लेबलिंग कैसे करनी है। रिब्स, इंटरवेस्टल मसल्स, पेक्टोरेलिस, मेजर मसल्स, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हो, यहाँ पे पेक्टोरेलिस बोल दिया था पहले वाले में, आई थिंक ये पेक्टोरेलिस है, ठीक है ना, मेजर मसल्स। बाकी कहीं पे गलत नहीं है, बाकी सभी चीज़ें सही हैं, ठीक है, ये होता है। अब कहानी यहाँ पे आती है कि मेनली यहाँ पे आप देखोगे अंदर, ठीक है ना, यानी एल्वलस के अंदर आके जाके देखो, ठीक है। तो एल्वलस के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आ रहा है, तो ऐसे ऐसे आपको क्या मिलेंगे, ऐसे ऐसे आपको कुछ चीज़ें नजर आएंगी। दैट मीन्स ये जो एल्वली है, एल्वली जो बनी होती है वो होती है मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वली, सेल्स ऑफ एल्वली, ठीक है, मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वली। यानी एल्वली के बहुत सारे सेल मिलके क्या बना देते हैं, यहाँ पे एक रीजन बना देते हैं, मतलब एक एरिया बना देते हैं। इसको हम मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वली बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पे क्या होता है, यहीं पे एक्चुअल में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। मिल्क का प्रोडक्शन इसी एरिया में होता है, इसी जगह पे होता है, ठीक है ना। मिल्क का प्रोडक्शन, यहाँ पे इस चीज़ को लिख देंगे, मिल्क का प्रोडक्शन, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर एक और लेयरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयरिंग देखने के लिए मिलेगी। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एल्वलस एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है, एपिथेलियम बोलते हैं। क्लियर है। तो ये ले दे के पूरा पोर्शन आपको नजर आएगा। जैसे ये मैंने पोर्शन निकाला ना यहाँ से, जब मैं इतना कट करूंगा तो हमको ये दो चीजें मिलेंगी, बायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वली और उसके जस्ट ऊपर एल्वलस एपिथेलियम नजर आएगा। ओके, यहीं पे इन्हीं पार्ट में क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि मिल्क का प्रोडक्शन होता कैसे, मान लीजिए कैसे, मतलब ये एक्चुअल में हमेशा तो होगा नहीं, है ना, एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी। जैसे आप जानते हो कि स्पर्म का फॉर्मेशन कब होता है, जब हार्मोन आता है। हार्मोन क्या करता है, एक्टिवेट करता है ना, लीडिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है कि वो क्या करे, वो बनाए, क्या बनाए, टेस्टोस्टेरॉन। वही टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, फिर जाता है किसके अंदर जाता है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पर्म को फॉर्म कराने के लिए प्रक्रिया स्टार्ट करवाता है। तो एक्टिवेट कब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, जब हार्मोन आता है ना। ऐसे ही यहाँ भी मिल्क का प्रोडक्शन अपने आप नहीं होगा, जब तक हार्मोन नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। यानी हमारी बॉडी के अंदर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बॉडी के अंदर कंट्रोल
क्या कौन रखता है? ब्रेन। और वो ब्रेन कंट्रोल कैसे बनाता है? तो कोऑर्डिनेट कराता है या सीधा सीधा हार्मोन की सहायता लेता है। क्लास 10th के अंदर चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल करने के लिए ब्रेन ने क्या किया है? एक्चुअल में हमारे पूरे बॉडी के अंदर क्या फैला के रखे हैं? नर्व्स फैला के रखे हैं, है ना। ये रहा ब्रेन, इससे निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से पूरे बॉडी के अंदर क्या फैले हुए हैं? नर्व्स फैले हुए हैं। तो यहाँ से कंट्रोल करता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बनाना है। क्या बनाना है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि इस समय पे ये काम होना चाहिए और ये पोर्शन ये काम करेगा, दूसरा ये ऑर्गन ये काम करेगा, दूसरा ऑर्गन ये काम करेगा, तीसरा वाला ये करेगा, चौथा वाला ये करेगा, और सभी एक समय पे कर रहे होते हैं, है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है? ये कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू बनता है, ठीक है ना। हार्मोन्स के थ्रू ही ये कंट्रोल स्थापित कर पाता है। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि नर्व्स है डायरेक्ट यहाँ से सब करेगा तो होते जाएगा, नहीं। हार्मोन रिलीज करेगा, वो हार्मोन एक्चुअल में कंट्रोल स्थापित करवाता है और कोऑर्डिनेशन बनाता है बाकी लोगों के साथ, यानी बाकी ऑर्गन्स के साथ। समझ में आ रहा है? इसी कारण हमारा जो बॉडी है अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स पोर्शन है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हजारों नहीं करोड़ों में काम हो रहे हैं, और एक इस तरीके से काम हो रहा है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, यानी हर ऑर्गन अपने आप में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो उसका कारण क्या है? हार्मोन। वैसे यहाँ पे भी जो काम होगा इसमें क्या होगा? मेनली मेमोरी ग्लैंड का काम क्या है? मिल्क का प्रोडक्शन करना। ये कब यूज होगा? मेनली लैक्टेशन के समय, आगे जाके आप देखोगे, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव इवेंट के अंदर जो आखिरी प्रोसेस है वो क्या है? लैक्टेशन है ना। जब एक बच्चा क्या होगा? जन्म ले लेगा तो फिर उसे न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और देखिए रिप्रोडक्शन का जब तक आप पूरा फुल मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत होगी। मैं इस चीज को 2 सेकंड के लिए पॉज करके थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि नए जीव का जन्म नए जीव को जन्म देना, सीधा सीधा नया जीव बनाना अपने जैसा, है ना। अब वो नया जीव जब बन गया, मेनली आपने बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट किए, उन सभी इवेंट के बाद बच्चा जन्म ले लिया, तो बच्चा जन्म यानी पैदा हो गया। अब पैदा होने के बाद, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये प्रॉब्लम आती है या बहुत लोगों के मन में ये डाउट आता है कि लैक्टेशन कैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना। बिकॉज रिप्रोडक्शन का अगर मेन मतलब समझा जाए तो क्या अर्थ है इसका? कि अपने जैसा एक जीव बनाना। तो ये बताइए, अपने जैसा हमने जीव बना दिया तो वो जीव जो ही पैदा होगा क्या वो सरवाइव कर पाएगा? ये बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरा काम अधूरा है। क्यों? क्योंकि जब वो जीव पैदा होगा तो उसको भी खाने की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो उसके बॉडी के फंक्शन इतने कैपेबल नहीं रहेंगे कि आप जो खाते वही खिला देंगे वो बच्चा जी जाएगा। मेरे एक छोटा बच्चा जब आता है तो देखते हैं ना दांत है, ना कुछ है, कुछ नहीं है, ना उसके अंदर इतना बहुत ज्यादा क्या है? अवेयरनेस है चीजों को लेके, है कि नहीं है। तो उस दौरान उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, हाँ या ना, तब जाके वो बच्चा बचे रहेगा। यस और नो? यस और नो? अब उसके लिए क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ध्यान से समझे तो अगर देखा जाए एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो मिली 6 महीने तक उसे कुछ भी एक्स्ट्रा या बाहरी चीज नहीं खिलाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है ना। यानी वो बच्चा अगर सरवाइव कर रहा है तो शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोसेस के थ्रू, लैक्टेशन के प्रोसेस के थ्रू, मिल्क के थ्रू ही वो जिंदा है ना। वो भी मिल्क अगर हम बाहरी पिलाएंगे तो हो सकता है इन्फेक्शियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वो बच्चा ना बचे। तो मेनली रिप्रोडक्शन का मतलब ये था कि हमें अपने जैसा एक बनाना है, लेकिन अगर वो पैदा हो जाएगा तो उसको जीवित रखोगे तब ना वो बना रहेगा। अब पैदा हुआ, लैक्टेशन हटा दो अगर, तो मिल्क नहीं हम दे रहे हैं तो फिर वो बच्चा जिएगा नहीं, कुछ दिन बाद क्या हो गया? खत्म। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया? पूरा का पूरा फेल मार गया। अच्छा, इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि रिप्रोडक्शन हुआ, बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद लैक्टेशन की प्रक्रिया है ही नहीं, तो बच्चा एक भी नहीं बचेगा। इससे क्या होगा कि आगे जाके ह्यूमन बीइंग का अस्तित्व बचेगा? एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं। समझ में नहीं आया? तो लैक्टेशन बहुत बड़ा रोल निभा रहा है ना, आफ्टर बर्थ। ये रिप्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर कई लोगों के मन में ये समस्या आनी चाहिए, और समस्या आती भी है जब वो पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब समझा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? अगर ध्यान से सोचिएगा तो क्या मतलब है? सर खाने के अंदर से न्यूट्रिएंट को निकालना। देखो, साइंस को जब तक हम फील नहीं करेंगे, समझेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। खाने के अंदर से न्यूट्रिएंट को निकालना, खाने के अंदर से न्यूट्रिएंट कब निकल जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल जाता है, लेकिन फिर भी हमको लार्ज इंटेस्टाइन में प्रक्रिया पढ़ना पड़ता है। रेक्टम और एनस की भी कहानी समझनी पड़ती है। क्यों पढ़नी पड़ती है भाई? लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या काम है? हमारा काम तो यहीं पे खत्म हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खाना पच के बाहर हो गया, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट
ब्लड में जा चुके हैं, तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम था वहीं पे खत्म होना चाहिए था ना। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन को भी बनाया गया है, उसके भी फंक्शन को पढ़ाया जाता है, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन के बिना स्मॉल इंटेस्टाइन फिर फ्लॉप मार जाएगा। मान लो अनडाइजेस्टेड फूड आगे जा ही नहीं रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ले पाएगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा खाना हम क्या नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते ना, न्यूट्रिएंट निकाल क्यों रहे? बिकॉज कुछ ही न्यूट्रिएंट है, पूरे तो न्यूट्रिएंट है नहीं कि सबको हम ले लेंगे, तो कुछ न्यूट्रिएंट है, कुछ तो वेस्टेज है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट निकाल लिया, ठीक है, काम खत्म। वैसे ही बच्चा जन्म ले लिया, काम खत्म। तो बच्चा जन्म ले लेगा, और अगर उसको लैक्टेशन का प्रोसेस से नहीं गुजारा गया, यानी बच्चे को मिल्क नहीं मिला, तो बच्चा जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमको लैक्टेशन पढ़ना पड़ेगा। और ये मुझे फील हो चुका है कि मैंने आपको इतना तो समझा दिया, आप ये समझ चुके होंगे कि लैक्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकता विदाउट लैक्टेशन के, ठीक है ना। तो बच्चा जन्म ले लिया, इसका मतलब यही नहीं है कि वही ना, एक अगर आप देखेंगे कि जो काम कहा गया आपसे, है ना, आपने उतना ही किया, उसके आगे आपने कुछ किया ही नहीं। एक होता है ना, आपको काम दिया गया, सपोज करिए आप कोई काम करने गए, मतलब आपको कहा गया कि आप खाना खिला दीजिए किसी को, ठीक है। तो आपका काम था खाना खिलाना। अब वो खाना खाया, सपोज करिए आपके घर पे कोई गेस्ट आया, आपको खाना खिलाने के लिए बोल दिया गया, तो आपने खाना परोसा, मतलब मिली ले जाके दे दिया उसको, खाना खा लिया उसने, बस खाना खा लिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। समझ में आ रहा है? आपका काम क्या था? खाना खिलाना, पानी नहीं दिया उसको। फिर उसने खाना खा लिया, तो फिर उसको ना हाथ धुलाया, ना उसकी थाली हटाए, अब बेचारा वो हटे, दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस? नहीं, कंप्लीट प्रोसेस तब माना जाएगा जब उसको अच्छे तरीके से आपने खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, उसकी थाली हटा दी, दैट मीन्स पूरा क्लियर, वो बेचारा सेटिस्फाइड तब होगा ना, ऐसा ना। तो ये मतलब है। वैसे ही ये जो बाद में बच रहा है ना, थाली हटाने वाला काम, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप पूरा अच्छे से खाना खिलाइए, उसके सामने से थाली मत हटाइए। अगर वो बेचारा खाना खा भी लिया, अगर उसके सामने से थाली नहीं हटी ना, तो बड़ी घनघोर बेइज्जती है आपके फैमिली की। समझ पा रहे हैं कि हम उनके वहाँ गए थे, थाली हम खुद हटाए थे। समझ पा रहे हैं? तो पूरा लिए देखिए, आपने कितना भी अच्छा खिला दिया, वो लास्ट वाला मोमेंटम जो है ना, वो फ्लॉप मरवा देगा। वही है लैक्टेशन, थाली हटाने वाला प्रोसेस। समझ में आया ना कि पूरी कहानी इसके बिना फेल है, अधूरी है। बच्चा पैदा हो जाएगा, अगर लैक्टेशन नहीं दिया गया, मर गया बच्चा, डेथ हो गई। तो फिर रिप्रोडक्शन हुआ कहाँ? हुआ रिप्रोडक्शन? अपने जैसा नया जीव बना पाया आप? नहीं। इसलिए लैक्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और लैक्टेशन के लिए जो ग्लैंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, दैट इज द ग्लैंड। इसका नाम है मैमरी ग्लैंड। समझ में आ रहा है ना? ये सबसे बड़ा रोल निभाता है किसमें? लैक्टेशन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, ये एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस करवा रहा होगा, एक इवेंट को डन करा रहा होगा, ये अकेला एक ग्लैंड, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, जो एक्चुअल में ये करा रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से हार्मोन आए हैं, इनको देख लेते हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। मैं पॉज बिल्कुल नहीं करूंगा, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा ठीक है, पॉज कर दीजिए, बिकॉज मैं मिटाऊंगा टाइम। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे, तो 4 हार्मोन यहाँ पे उत्तरदायित्व लेंगे इस पूरे काम को कराने के लिए। सबसे पहला एस्ट्रोजन, ठीक है ना, एस्ट्रोजन होगा। और दूसरे नंबर पे आता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन। और तीसरे नंबर पे आता है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, भैया ध्यान दीजिए, क्या मारपीट कर रहे हैं छोटे बच्चों की तरह? बताइए, आप क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास समझ नहीं है? कैसे डेवलपमेंट होगा आपका? हम तो इस चक्कर में है, पूरे मानव जाति का डेवलपमेंट हो गया, आपके डेवलपमेंट में हमको बड़ी समस्या नज़र आ रही है। कैसे जीवन चलेगा? चलिए बताइए, इतने बड़े हो गए, छोटे बच्चों जैसा काटा कटौल कर रहे हैं? चलिए देखिएगा, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन मेनली क्या करता है? मेनली एस्ट्रोजन जो होता है, ये उत्तरदायित्व तो लेता है कि जो ग्लैंडुलर पार्ट था ना, है ना, उस पार्ट का डेवलपमेंट कराने में। डेवलपमेंट यही कराता है। ये हार्मोन आता है तभी जाके क्या होता है? डेवलपमेंट होता है ग्लैंडुलर पार्ट का। अच्छा एक बात मैं समझा दूं, मिल्क का जो सीक्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना,
मिल्क का सीक्रेशन, पहले ये ध्यान देंगे। तो मिल्क का सीक्रेशन या प्रोडक्शन, सीधा सीधा ऐसे मैं बोल दूं, मिल्क का जो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो तभी होता है जब जरूरत होगी। जरूरत समझ पा रहे हैं? जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यानी बाकी इवेंट कंप्लीट होंगे तब लैक्टेशन स्टार्ट होगा। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मिल्क का प्रोडक्शन पहले से हो रहा होगा, ठीक है ना। मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट ही तब होता है जब बाकी प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, है ना। और जब बाकी प्रोसेस कंप्लीट होते हैं तब मिल्क का प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। समझ आ रहा ना। तो मिल्क का प्रोडक्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव इवेंट। ठीक है, क्लियर। इस बात को याद रखिएगा कि बाकी रिप्रोडक्टिव इवेंट जब कंप्लीट होंगे तब मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट तो पहले से ही हो जाता है, मेनली जब इवेंट स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो उसके बाद ही कहानी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये तभी स्टार्ट, मतलब मेनली तभी आपको दिखाई देगा जब क्या होगा, सभी इवेंट कंप्लीट होंगे, यानी बच्चा जब पैदा होगा तभी। ओके, हाँ। लेकिन बाकी जैसे ये दो हैं, ये दो लोग हैं, मतलब जैसे कि ग्लैंडुलर पार्ट का डेवलपमेंट करना, तो ग्लैंडुलर पार्ट का डेवलपमेंट कौन कराता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, ये दोनों कब रिलीज होंगे? तो ये जब प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है, ठीक है ना, तो प्यूबर्टी की एज में ये दोनों काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मींस इनका काम क्या है? इनका काम है मेमोरी ग्लैंड को बनाना। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे होते हैं? मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को, अंदर के पोर्शंस को बना रहे होते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। ये कब स्टार्ट होंगे? ये कब आते हैं? प्यूबर्टी के एज में। जैसे हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरीके की बॉडी होती है, मतलब एक तो मेल, एक तो फीमेल। मेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी एज के दौरान, उसका कारण है टेस्टोस्टेरोन। और ऐसे ही फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों मेन रोल निभाते हैं चेंजेस के लिए। समझ में आ रहा है? जो भी चेंजेस आते हैं वो इन्हीं दोनों के थ्रू आते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए तो मेल हार्मोन, अगर आपसे कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया कि मेल हार्मोन बताइए, तो टेस्टोस्टेरोन है। और जबकि इसके अंदर, फीमेल के अंदर, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है यही प्यूबर्टी एज में आता है। और देखिए ग्लैंडुलर पार्ट का डेवलपमेंट होता है। ग्लैंडुलर पार्ट में क्या था? तो डक्ट थी बहुत सारी, है ना। कौन कौन सी डक्ट थी? एल्वुलर डक्ट थी, मेनली वहां से निकली थी, या जिसको ट्यूब्यूल्स हम बोल रहे हैं, एल्वली है। इन सब का डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? एस्ट्रोजन के द्वारा। इस बात को याद रखेंगे, कभी भी भूलिएगा मत, ठीक है ना। और स्पेशली जो एल्वली बनाने का काम है, ठीक है ना, एल्वली, तो एल्वली बनाने के लिए या एल्वली का मल्टीप्लिकेशन करना हो, एल्वली का मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी एल्वली बनी थी ना, तो एल्वली का मल्टीप्लिकेशन कौन कराता है? तो ये कराता है ना, मल्टीप्लिकेशन। तो एल्वली का मल्टीप्लिकेशन ये प्रोजेस्टेरॉन करा रहा होता है। इस बात को याद रखिएगा। बाकी प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये एक्चुअल में मिल्क का सीक्रेशन कराएंगे। अब दो शब्द होंगे, एक तो अच्छा देखिए एल्वली में ही क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? एल्वली में ही होता है। ये बात तो हमको पता है। अब मेनली प्रोलैक्टिन जो होगा वो एक्चुअल में, देखिए इसमें कहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होगा? एल्वली में। एल्वली से सीक्रेट कराने का काम जो करेगा, मतलब एल्वली से जो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ उसको कहाँ पे करना है? कहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी, जो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है उसको कहाँ पे आगे सीक्रेट करना है? तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी? प्रोलैक्टिन। या सीधा सीधा ये मैं बोल सकता हूँ, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन, ठीक है ना, सीक्रेशन, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मिल्क का सीक्रेशन और प्रोडक्शन कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है एल्वली से। तो डक्ट के अंदर आ जाएगा, एल्वली से निकल गया मिल्क, कहाँ पे? डक्ट के अंदर आएगा, लेकिन उन डक्ट से आगे पहुंचाना है एम्पुला तक, तो वो रोल कौन निभाएगा? वो रोल निभाएगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन, हाँ, इजेक्शन ऑफ मिल्क। देखिए यहाँ पे सीक्रेशन है और यहाँ पे इजेक्शन है, दोनों में फर्क है। सीक्रेशन का मतलब प्रोडक्शन से लेना देना होता है, प्रोडक्ट हुआ और वो बाहर आया, लेकिन बाहर मतलब वो पाइपों के अंदर अभी भी है, सीक्रेट बस हुआ है, उस पोर्शन से आगे बहा है, ठीक है ना। लेकिन बाहर आने का पोर्शन, अगर कोई चीज बाहर आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इजेक्शन, ठीक है ना। तो इजेक्शन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। जबकि प्रोलैक्टिन क्या कराता है? मिल्क का प्रोडक्शन और सीक्रेशन।
ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन एल्वेली का मल्टीप्लिकेशन कराता है और एल्वेली में ही क्या होता है, प्रोडक्शन होता है मिल्क का, और एस्ट्रोजन जो होता है ग्लैंडुलर पार्ट का डेवलपमेंट कराता है। ये बात, ये दोनों तभी आ जाते हैं मेनली जो मेमोरी ग्लैंड का क्या बोलते हैं डेवलपमेंट होता है, वो कब स्टार्ट हो जाता है होना, प्यूबर्टी एज के बाद से, ठीक है ना। लेकिन सीक्रेशन जो होगा या प्रोडक्शन वाला जो खेल होगा वो कब होगा, जब बाकी रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट है वो सभी कंप्लीट होंगे, यानी बच्चा जब पैदा हो जाएगा तब उसके बाद क्या होगा कि इन मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू मिल्क का सीक्रेशन या इजेक्शन आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो एक्चुअल में मेमोरी ग्लैंड को बनाने का काम कर रहे हैं, और ये एक्चुअल में मेमोरी ग्लैंड से क्या निकालने का काम कर रहे हैं, मिल्क का सीक्रेशन या इजेक्शन कराने का काम कर रहे हैं। ये दोनों हार्मोन भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ये, और ये दोनों भी। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। इन चारों को भी नोट कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़े बहुत पार्ट बचे हैं उनको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद मेमोरी ग्लैंड अपना फिनिश हो जाएगा, तो नोट करिए। चलिए देखिएगा, अब अगर मैं एक बार देख लूँ पाथ, किसका पाथ देखूँ, मेनली मिल्क के सीक्रेशन का पाथ अगर देखो तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो सबसे पहले मेमोरी लोब आ रहा है ना। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। मेमोरी लोब मात्र 3 नहीं होता, मैंने बताया तो था 15 से 20 होते हैं, ठीक है ना। लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। मेमोरी लोब्स में के अंदर क्या होता है, मेमोरी एल्वेलस होता है ना, मेमोरी एल्वेलस। मेमोरी एल्वेलस के बाद फिर कहाँ पे पहुँचता है कहानी, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, है ना, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट के बाद एम्प्यूला, मेमोरी एम्प्यूला, मेमोरी एम्प्यूला के बाद लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट के बाद निपल, और यहां से इजेक्शन होता है। क्लियर है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ये पाथ है मिल्क के जाने का, ठीक है ना, रास्ता है। इसके अलावा अगर हमसे कोई बात करे कि जो निप्पल के, देखिए ये तो सब समझ में आ रहा है, मेमोरी लोब्स क्यों है, तो पोर्शन है, ठीक है, जहाँ पे एल्वेली प्रेजेंट होगा। एल्वेली क्या कर रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है। ट्यूब्यूल्स क्या कर रहे हैं, तो एल्वेली के अंदर से जो मिल्क बना है उसको आगे लाके डक्ट में डाल रहे हैं। डक्ट क्या कर रहा है, तो जितने भी मेमोरी लोब्स के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हुआ उन सबको लाके क्या कर रहा है, एम्पुला के अंदर रख रहा है। अगर ध्यान से आप देखते जाएं तो पाइपें क्या, देखिए यहाँ से पाइप स्टार्ट हुई है तो बहुत सारी पाइपें एक पाइप से कनेक्ट हुई, तो टोटल 15-20 पाइपें आई, है ना। वो 15-20 पाइपें क्या है, मेमोरी डक्ट है ना। ट्यूब्यूल्स क्या है कि एक लोब के अंदर जो पाइपें हैं, जितनी भी पाइपें हैं एक पाइप से कनेक्ट होती हैं, ट्यूब्यूल्स है वो। और 15-20 पाइप यानी मेमोरी डक्ट कनेक्ट होता है एक पाइप से जिसका नाम है एम्पुला। एम्पुला से फिर लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट से निप्पल। ये जरूर याद रखेंगे कि एक्चुअल में एम्पुला क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है, ठीक है ना, टेम्परेरी स्टोर कर रहा होता है मिल्क को, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, इसको सही से लिख दें, टेम्परेरी स्टोर करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट क्या करता है, तो मिल्ली ये एक्चुअल में एम्पुला से, देखिए निप्पल से जब बच्चा क्या करता है, सक करता है, खींचता है, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होता है, लेक्टिफेरस डक्ट इस एम्पुला से कनेक्ट होता है और वो क्या करता है, मिल्क को क्या करता है, निप्पल के थ्रू बाहर कर देता है, ठीक है ना। क्लियर है ना, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, निप्पल के अराउंड क्या है, एरियोला है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एरियोला क्या करता है, ठीक है, तो एरियोला मेनली यहाँ पे कुछ ग्लैंड, मतलब यहाँ पे भी अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे जो एरियोला निप्पल के चारों साइड में या चारों ओर जो डार्क रीजन होता है, पहले तो ये समझेंगे डार्क रीजन है, और ये डार्क रीजन करता क्या है, तो डार्क रीजन वाला जो पोर्शन है एरियोला, एक्चुअल में यहाँ पे भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सबेसियस ग्लैंड, सबेसियस ग्लैंड, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है, सबेसियस ग्लैंड। ये एक्चुअल में क्या करता है, तो ये कुछ ऑयली पोर्शन सीक्रेट करता है, ठीक है ना, ऑयली सीक्रेशन करने का काम करता है। इसका कारण मैं बता रहा हूँ, ऑयली सीक्रेशन करता है। ऑयली सीक्रेशन का कारण क्या है,
फिर से मैं बता दूं, एरियोला में क्या प्रेजेंट होता है, सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड क्या करता है, ऑयली सीक्रेशन करता है। इसका कारण ये है कि ताकि जो मतलब जो ये क्या बोलते हैं निप्पल है वो क्या ना हो, एकदम ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, सक कर रहा है, तो अगर ये पूरा एकदम ड्राई हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कट्स आ सकते हैं। समझ में आ रहा है, आई बात समझ में। और मेनली आप ध्यान से समझे तो ये पूरा का पूरा जो आपने देखा था क्या, ये मेमोरी ग्लैंड था। ये मेमोरी ग्लैंड एक्चुअल में अपने अंदर ग्लैंडुलर पार्ट ज़्यादा लेके रखा हुआ है, ग्लैंडुलर पार्ट ज़्यादा लेके रखा है। बहुत सारी पाइपें हैं, महीन पाइपें हैं, समझ में आ रहा है। इनके अंदर मिल्क का क्या हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो सीक्रेशन हो रहा है। अब उन पाइपों पे अगर थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए रूखापन आ जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मेनली उससे भी खतरनाक चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ड्राइनेस नजर आया तो क्या होगा, आप जानते हैं रूखापन आएगा। अगर आपकी त्वचा स्किन पे अगर रूखापन आ जाता है तो देखते हैं ना क्या होता है, ये हल्की सी फटने लगती है ना। हल्का सा भी नाखून वगैरह लग गया तो तुरंत क्या आ जाता है, स्क्रैच आ जाता है, ठीक है ना। और ये चूंकि पाइपें बहुत पतली है तो इनको क्या करना है, रूखा नहीं रखना, ड्राई नहीं रखना है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए ये ऑयली सिक्रेशन करता है ताकि क्या हो सके, मॉइस्चर बना रहे, रूखापन ना आए। यानी ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स ड्राइनेस, सूखेपन से बचाता है, ठीक है, ड्राइनेस से बचाता है। क्लियर है। तो एरियोला के बारे में समझ लिया, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड होता है जो मेनली क्या करता है, ऑयली सिक्रेशन करता है और इसका काम है ड्राइनेस से बचाना। तो आई होप मैंने जितना हो सकता है मेमोरी ग्लैंड के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब मेमोरी ग्लैंड आपका यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। अब जहाँ से हम लोगों ने ये तो समझ लिया, अभी देखिए आज की क्लास तक जो भी आप लोगों ने देखा है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, तो अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके बारे में जानकारियाँ ले ली। ऐसे ही फीमेल के अंदर भी जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो रोल निभाएंगे रिप्रोडक्शन में, उन सब के बारे में जान लिया, ठीक है ना। तो अभी तक हमने सिर्फ परिचय देखा है ना। इवेंट तो इसके बाद से स्टार्ट होगा, ठीक। अब इवेंट क्या होगा, तो अब सबसे पहला इवेंट हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में जहां पे पहले गैमेट बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट का सबसे पहला जो पोर्शन होता है या पहला स्टेप जो होता है वो गैमेटोजेनेसिस होता है। अभी तक आपने पूरी इतनी क्लासेस ली, इन क्लासेस में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा कि कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है, मतलब हम लोगों ने इनका इंट्रोडक्शन देखा है अभी तक कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होते हैं, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये पार्ट आते हैं, ये इनका काम है, ये सब देख लिया है। अब एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे हम इवेंट को। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, जहाँ पे हम क्या बना रहे होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पढ़ा है हमने, वहाँ से हम लोग स्पर्म का फॉर्मेशन देख रहे होंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू वहाँ पे हम लोगों ने जितने भी पार्ट पढ़े उनकी मदद से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से क्या बनता है, एग सेल बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं स्पर्म सेल कहाँ बनता है, स्पर्म सेल अब हमको पता है सर टेस्टिस के अंदर बनता है ना। मैं पूछूं एग सेल कहाँ बनता है, तो ओवरी के अंदर बनता है। अब ये सोचना नहीं पड़ेगा, अगर हमसे डायरेक्ट गैमेटोजेनेसिस अगर हमको पढ़ाया जाता तब तो हमको पता ही नहीं होता, हमसे बोल देता गैमेटोजेनेसिस किसके अंदर, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये दो प्रोसेस आएंगे। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन मेल के अंदर हो रहा है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, फीमेल के अंदर हो रहा है तो oogenesis बोलेंगे। अब oogenesis कहाँ होगा, उसने बोल दिया डायरेक्ट ओवरी में, तो समझ में आता, कुछ नहीं आता, लेकिन अब पूरा समझ में आएगा, है कि नहीं है। अब ये पढ़ने के लिए, यानी जो नेक्स्ट पोर्शन है, इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ और जानकारियां पहले लेनी पड़ेंगी। अब वो जानकारी क्या है, क्योंकि देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म मतलब है क्या, इट इज अ सेल, यानी आप सेल का ही फॉर्मेशन करने जा रहे हो। तो सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है सेल डिवीजन में, है ना। सेल डिवीजन कितने तरीके होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। अब स्पर्म का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है। मियोसिस में क्या होता है, ये पहले से हमको जानकारी होगी तब हम समझ पाएंगे, यानी हमको एक क्लास और लेनी पड़ेगी, और इस क्लास में हम लोगों को पहले बेसिक समझना पड़ेगा सेल डिवीजन का, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट मियोसिस नहीं पढ़ाऊंगा पहले, ऐसा मैं एक दिन में पढ़ाऊंगा, मतलब एक ही क्लास लूंगा, दूसरी क्लास नहीं लूंगा मैं, एक ही क्लास में मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस दोनों बताऊंगा ताकि आप डिफरेंस से समझ पाओ। सिर्फ मियोसिस बता दूंगा क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो क्लास 11th में सेल डिवीजन नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम पहले माइटोसिस पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा, तब हम मियोसिस पढ़ेंगे, तो दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज सेल डिवीजन मतलब मियोसिस करा रहे होंगे हर जगह हम, ठीक है ना। लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कंडीशन में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ गैमेटोजेनेसिस के दौरान होता है,
यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कराने के लिए और एग सेल का, यानी स्पर्म सेल और एग सेल के फॉर्मेशन में ही केवल और केवल इन्वॉल्व होता है मियोसिस, बाकी जगहों पे मियोसिस नहीं आएगा। बाकी जगहों पे यानी बॉडी के और अंगों में अगर हमको नया सेल बनाना है तो माइटोसिस करते हैं, क्लियर है ना। और ए माइटोसिस हमारे अंदर नहीं होता है, ओके। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर ए माइटोसिस नहीं होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है ए माइटोसिस, क्लियर है। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे। आज की क्लास तक आप लोगों ने जो भी सीखा होगा, मैं आपसे एक और विनती करूंगा, एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जितना अभी तक पढ़ा है उसको आप अच्छे से एक नोट्स पे पहले सेमराइज करिए। सेमराइज करने के बाद जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, मैंने ज़्यादातर आपको किस पे पढ़ाया है, डायग्राम के थ्रू पढ़ाया है ना। तो मेनली आप क्या करिए, A4 साइज का ऐसे प्लेन पेपर एक ले लीजिए, प्लेन पेपर, समझ में आ रहा है, ऐसे कोई प्लेन पेपर मिलेगा, ये आधार कार्ड का फोटोकॉपी है मेनली, तो यहाँ पे ऐसे आपको मिलेगा A4 साइज का, A4 साइज आप समझते हैं, उसको लीजिएगा। जितने डायग्राम हो सकते हैं, 1 पेज पे, 2 पेज पे, 3 पेज पे, मतलब जितने डायग्राम आ सकते हैं, जितने पेजेस में आ सकते हैं, उन डायग्राम्स को पहले क्लियर रखिए, बिकॉज बिना डायग्राम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब जो चीज़ें हैं उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि ओवरी क्या होता है, या फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, या क्या बोलते हैं स्क्रोटम क्या होता है, या वेसिकल क्या होता है, सॉरी क्या बोलते हैं उनको, वास डिफरेंस, है ना, वास डिफरेंस क्या होता है, वास डिफरेंसिया क्या होता है ना, कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, ये सब नहीं बताया जाएगा। अब डायरेक्ट काम बताया जाएगा, क्लियर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इस पर काम कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम नई जर्नी स्टार्ट करें। और ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।